हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइकोवायरस। इसे माइकोफेज या फंगल वायरस भी कहते हैं। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जो मेरे एक व्यूअर की चॉइस पर मैंने आपके लिए बनाया है। ये जो टॉपिक है वो बेसिकली जो एमएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, और साथ ही साथ जो एमएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं और प्लांट पैथोलॉजी जिनका स्पेशलाइजेशन है उनके लिए भी ये एक स्पेसिफिक टॉपिक है या उनके ये काम का टॉपिक है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले जो टर्म यहाँ पर यूज की गई है माइकोवायरस या माइकोफाज या फंगल वायरस, ये क्या है? तो बेसिकली हमें एक चीज अच्छे से पता है कि जब हम टर्म यूज कर रहे हैं तो उस टर्म को अगर हम ब्रेक करके देखते हैं तो हमें चीज समझ में आ जाती है। तो हम माइकोवायरस टर्म को लेते हैं, ग्रीक वर्ड से निकला है। इसको जब आप ब्रेक करते हैं तो जो माइको वर्ड है, माइको वर्ड का मतलब होता है फंगस एंड वायरस का मतलब होता है वायरस, आप सभी जानते हैं। तो बेसिकली माइकोवायरस, माइकोफाज या फंगल वायरसेस क्या हो गए? ऐसे वायरस जो कि फंजाई के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो फंजाई को इन्फेक्ट करते हैं, संक्रमित करते हैं, उन्हें हम माइकोवायरस कहते हैं। ओरिजिनली जो है इन माइकोवायरसेस को मशरूम से आइसोलेट किया गया था। मशरूम जो है ये भी एक फंजाई है, और अब तक अगर हम बात करें तो जो डिस्कवरी की गई है तो लगभग 267 माइकोवायरस को अब तक डिस्कवर किया जा चुका है 81 डिफरेंट फंगल स्पीसीज से। यानी कि अब तक इतनी स्टडी हो चुकी है और अभी जो है रिसर्च चल रही है। तो जब हम माइकोवायरस की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली माइकोवायरस की स्टडी हम जिस ब्रांच में करेंगे उसे हम माइकोवायरोलॉजी कहेंगे, जो कि वायरोलॉजी ब्रांच की एक स्पेशल सब डिवीजन ब्रांच है जिसमें हम माइकोवायरस के बारे में स्टडी करते हैं। अब इसकी हम बात करें होस्ट रेंज की, क्योंकि हमने कहा कि माइकोवायरस वो वायरस हैं जो कि फंगल स्पीसीज को इन्फेक्ट करते हैं। तो कौन कौन सी फंगल स्पीसीज को ये इन्फेक्ट करते हैं? अब तक जो डिस्कवरी की गई है उसके हिसाब से 6 फंगल डिविजन्स ऐसे हैं जो इनके होस्ट होते हैं माइकोवायरसेस के, जिसमें से हैं काइट्रिडियोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, ऊमाइकोटा, ड्यूटेरोमाइकोटा एंड जाइगोमाइकोटा। ये जो 6 सब डिविजन्स हैं ये माइकोवायरस की होस्ट रेंज है। अब हम हिस्ट्री के बारे में जानें कि माइकोवायरस जो है इनके बारे में कैसे पता चला, किस तरीके से जो है ये सामने आए या किस तरीके से इनकी डिस्कवरी की गई। तो 1948 के अंदर सिंडेन एंड हॉजर नाम के जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो इकोनॉमिक मशरूम है जिसे हम अगेरिकस बाइस्पोरस के नाम से जानते हैं, इसको देखा कि ये जो है ऑलरेडी फंगस है जो कि एक पैथोजन है। इस पैथोजन को ही अगर किसी ने इन्फेक्ट किया है तो उनके लिए वो एक सरप्राइजिंग चीज थी। इन्होंने देखा कि जो अगेरिकस बाइस्पोरस है उनके अंदर डाइबैक डिजीज जो है वो हो गई है। इस डाइबैक डिजीज की जब इन्होंने स्टडी की तो इन्होंने पाया कि ये जो है एक वायरस के इन्फेक्शन की वजह से हुई है। तो सबसे पहला जो माइकोवायरस का रिकॉर्ड था वो सिंडेन एंड हॉजर ने किया था। डायबेक डिजीज के जो दूसरे नाम हैं वो है ला फ्रांस डिजीज, वाटरी स्ट्रिप डिजीज एंड एक्स डिजीज। उसके बाद एम हॉलिंग्स नाम के साइंटिस्ट आए 1962 के अंदर। इन्होंने देखा कि जो डिजीज मशरूम है, चाहे वो अगैरिकस बाइस्पोरस हो या कोई भी मशरूम है, इन्होंने कहा कि इन डिजीज मशरूम के जो स्पोरोफोर्स हैं वो एबनॉर्मल है, और इन स्पोरोफोर्स के अंदर 3 डिफरेंट टाइप के वायरस जो है उनका इन्फेक्शन है। और हॉलिंग की ये जो डिस्कवरी थी उसे माइकोवायरोलॉजी की बिगनिंग माना गया, और ये कहा गया कि ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है जिससे जाकर के आगे जाकर के हम बहुत सारी चीजों को निकाल सकते हैं। उसके बाद जो साइंटिस्ट आए वो थे एलिस एंड क्लिंस्मिथ। इन्होंने 1967 में पेनिसिलियम स्टोलोनीफेरम नाम की जो फंगस है उसके अंदर भी वायरस को रिपोर्ट किया। यानी कि एक बार जब रिसर्च शुरू हुई तो बहुत सारे जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आने लगी। इसी के अंदर बैंक्स और उसके जो कलीग्स थे उन्होंने 1969 के अंदर एक एस्कोमाइटस फंगस है एस्परजिलस, एस्परजिलस के अंदर भी इन्होंने वायरस को डिटेक्ट किया। उसके बाद 1970 में लोहास नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। जो पहला इनका एक्सपेरिमेंट था उसने ये कंफर्म किया कि ये जो वायरस जो है वो फंजाई में हेटेरोकैरियोसिस के द्वारा
एंटर करते हैं, ट्रांसमिशन जो है इनका हेटेरोकैरियोसिस के द्वारा होता है। इसके बाद 1971 में यामाशीता नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपने कलीग्स के साथ में स्टडी की, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पाया कि जो प्लांट पैथोजेनिक फंजाई है मैग्नोपोर्थे ओराइजी, उसमें जो माइकोवायरस है वो इनफैक्ट उसको कर रहा है। इस माइकोवायरस को इन्होंने नाम दिया M0V1। तो ये बेसिक हिस्टोरिकल स्टेप्स हैं जो माइकोवायरस की स्टडी के अंदर यूज किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टर्स की। जब भी हम किसी वायरस के कैरेक्टर की बात करते हैं तो उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो उसका कैप्सिड और दूसरा उसका जीनोम। तो पहले हम इसके जीनोम की बात कर रहे हैं। तो ज्यादातर जो माइकोवायरस हैं, मेजॉरिटी ऑफ माइकोवायरस जो हैं, इनके अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर आइसोमेट्रिक पार्टिकल्स भी होते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 30% की जब हम बात करते हैं तो उनमें पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एज अ जीनोम प्रेजेंट होता है। तो बाद में जो हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उस क्लासिफिकेशन में ये हम देखेंगे कि इस ही जीनोम के बेस पर जो है हमने इन्हें डिफरेंट फैमिलीज के अंदर कैटेगराइज किया है, क्लासिफाइड किया है। तो ये इसका पहला कैरेक्टर हो गया कि इनका जो जीनोम है वो इस तरीके का होता है। सेकंड जो कैरेक्टर है वो ये है कि ये जो माइकोवायरस है वो फंजाई के अंदर रेप्लिकेट होते हैं, लेकिन फंजाई में रेप्लिकेट होने के बाद भी जो फंगल इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनसे ये एनवायरमेंट में कभी भी रिलीज नहीं होते। मतलब फंगल सेल के अंदर ही अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, बाहर जो है इनका इन्फेक्शन नहीं होता। इसी को हम दूसरी लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि इनके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर रूट जो है इन्फेक्शन का वो नहीं पाया जाता, उसका अभाव होता है। साथ ही साथ इनके अंदर कोई भी मूवमेंट प्रोटीन नहीं पाया जाता। और जो मूवमेंट प्रोटीन है, बेसिकली हम जब एनिमल एंड प्लांट वायरसेस की बात करते हैं तो उनकी लाइफ के लिए वो एक एसेंशियल पार्ट होता है, और इन माइकोवायरसेस में वो मूवमेंट प्रोटीन एब्सेंट होता है, उसकी लैकिंग होती है। जब हम ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं तो इसमें जो ट्रांसमिशन होता है वो इंट्रासेल्युलर होता है। ठीक है, और नए होस्ट में ये जाते हैं सेल डिवीजन के द्वारा, स्पोरुलेशन के द्वारा और सेल टू सेल फ्यूजन के द्वारा। ये जो है इसके जनरल कैरेक्टर्स हैं। अब हम स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, कैप्सिड एंड जीनोम। तो जो कैप्सिड है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि इसकी प्रोटेक्टिव प्रोटीन शेल होती है। जीनोम मैंने आपको बताया डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, डीएनए हो सकता है, डिपेंड करता है किस टाइप का माइक्रोवायरस है, उसी टाइप के जो है जीनोम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब हम ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इसका संचार होता है, ट्रांसमिशन होता है, तो टू टाइप ऑफ ट्रांसमिशन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब है कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में वायरस का ट्रांसमिशन हो रहा है, और हॉरिजॉन्टल का मतलब है स्पोर्स के थ्रू या हाइफल फ्यूजन के थ्रू ट्रांसमिशन हो रहा है। साइज की जब हम बात करते हैं तो जो नॉर्मल वायरस होते हैं उनसे अगर कंपेयर किया जाए तो माइक्रोवायरस जो है उनकी तुलना में छोटे होते हैं, स्मॉलर होते हैं। ये कुछ शेप्स हैं जो गैब्रियल एंड सुजुकी ने 2009 के अंदर स्टडी की थी, या इन्होंने जो है बताया था कि इस टाइप के माइक्रोवायरस शेप हो सकते हैं, जस्ट लाइक स्फेरिकल। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये स्फेरिकल शेप के माइक्रोवायरस हैं, रोड शेप्ड के हो सकते हैं, साथ ही साथ फिलामेंटस शेप के हो सकते हैं, ये बेसिली फॉर्म हो सकते हैं, या हर्पीस टाइप के हो सकते हैं। तो बेसिकली ज्यादातर आपने देखा होगा जो बैक्टीरिया की शेप है उससे सिमिलरिटी रखती हुई माइक्रोवायरस की शेप होती है। हमने स्ट्रक्चर और शेप देख लिया, अब जो है हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसके जीनोम के बेस पर हमने इनको क्लासिफाई किया है। तो इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस, इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस, जिसे शॉर्ट में हम ICTV कहते हैं, इन्होंने माइक्रोवायरस की लगभग 31 फैमिलीज को रिकॉग्नाइज किया है और एक अनक्लासिफाइड जीनस जो है इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है। इसके अलावा और बहुत सारे वायरसेस जो हैं उनका भी क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है। जो क्लासिफिकेशन ICTV ने किया है उसके बारे में हम यहाँ देख लेते हैं। तो देखिए डिफरेंट जीनोम्स के हिसाब से इनको क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज
लीनियर डबल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम यहाँ पर आप देखेंगे तो जो जिन माइक्रोवायरसेस में इस टाइप के जीनोम प्रेजेंट होते हैं उसकी यहाँ पर 12 फैमिलीज दी गई हैं। नाम में एक एक का नहीं बता रही हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। ये जो फैमिलीज दी गई हैं एक्चुअल में 12 फैमिलीज नहीं है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 10 फैमिलीज हैं और एक अनक्लासिफाइड जीनस है बोटीब्रिनो वायरस। ये जो है इनके अंदर लीनियर डबल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम प्रेजेंट होता है। इसके बाद लीनियर सिंगल स्टैंडर्ड जीनोम जो है ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं, पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस। पॉजिटिव सेंस जब आप बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव सेंस के अंदर लगभग 13 फैमिलीज को कैटेगराइज किया गया है। इसमें रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग 2 फैमिलीज है। नेगेटिव सेंस के अंदर 4 फैमिलीज को क्लासिफाई किया गया है। एम्बिसेंस टाइप का जीनोम जो है वो एक माइक्रोवायरस फैमिली में देखने को मिलता है। सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड जीनोम जो है अगेन ये भी एक फैमिली के अंदर देखने को मिलता है। और डबल स्टैंडर्ड जीनोम जो है इसकी भी कोई फैमिली नहीं है, लेकिन इस तरीके का कोई कैरेक्टराइज वायरस हमें नहीं मिला है, लेकिन ये माना जाता है कि हो सकता है कि इस टाइप के वायरस भी हों जो अभी स्टडी नहीं की गई है, जिनके बारे में या डिस्कवरी नहीं हुई। आगे चलते हैं इन्फेक्शन मैकेनिज्म की जब हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली जो इन्फेक्शन होता है वो 3 स्टेप के अंदर होता है। पहला जो स्टेप है वो तो होता है होस्ट से किस तरीके से इंटरेक्ट किया गया, फिर एप्लीकेट हुआ एंड देन सिम्टम्स प्रेजेंट हुए। तो होस्ट इंटरेक्शन में हम क्या देखते हैं कि जो माइक्रोवायरस हैं वो फंगल सेल्स के अंदर एंटर कैसे हुए हैं, उसी से उसका होस्ट इंटरेक्शन शो होता है। तो बेसिकली जो है ये हाइफल फ्यूजन या स्पोर ट्रांसमिशन के द्वारा जो है फंगल सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। एक बार जब ये फंगल सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं तो फिर उन फंगल सेल के अंदर वायरस जीनोम जो है वो रेप्लिकेट होता है और ज्यादातर इस समय जो है ये कोई भी हार्म उसको कॉज नहीं करता, कोई भी नुकसान जो है होस्ट को नहीं होता। उसके बाद आती है सिम्टम्स वाली फेज। कुछ माइक्रोवायरस जो हैं वो तो जो है डिजीज लाइक सिम्टम्स शो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि लेटेंट होते हैं, यानी कि अंदर ही अंदर तो वो एप्लीकेशन करते रहते हैं लेकिन होस्ट में उसके कोई भी सिम्टम्स शो नहीं होते। यहाँ पर देखिए हम ट्रांसमिशन देख रहे थे, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन। देखिए ये जो है हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन है, यहाँ पे हाइफल फ्यूजन शो हो रहा है। इधर वाली जो है इन्फेक्टेड सेल है, इसके अंदर ये वायरस पार्टिकल्स हैं और ये जो है इसके अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। जो मैंने आपको कहा था हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन का मतलब है कि जो पेरेंट सेल्स है उनसे ऑफस्प्रिंग के अंदर यहाँ पर ट्रांसमिशन हो रहा है। लेकिन इसके लिए वेजिटेटिव कंपैटिबिलिटी का होना जरूरी है। वर्टिकल ट्रांसमिशन जो है बेसिकली स्पोर्स के द्वारा होता है, जो सेक्सुअल स्पोर्स हो सकते हैं या फिर कोनिडिया हो सकते हैं। एनवायरमेंटल ट्रांसमिशन भी हो सकता है, इसके लिए इंसेक्ट वेक्टर्स की जरूरत होती है, लेकिन माइक्रोवायरसेस के अंदर ये चीज नहीं देखी गई है। इस टाइप का इनके अंदर कोई भी ट्रांसमिशन नहीं पाया जाता। ये जो स्लाइड है या ये जो डायग्राम है वो मैंने करंट बायोलॉजी से लिया है। इसके बाद आती है फंक्शनल एनालिसिस की बात कि जब स्टडी की गई और स्टडी में ये देखा गया कि जो सेल्स इन्फेक्टेड हैं उन इन्फेक्टेड सेल्स में और ऐसी सेल्स के अंदर कंपैरिजन किया गया जो इन्फेक्टेड नहीं है, तो क्या इफेक्ट शो हुए। देखिए पहला जो है विरुलेंस फैक्टर, विरुलेंस का मतलब होता है उग्रता, यानी कि कितनी ज्यादा वहां पर सिम्टम्स शो हो रहे हैं। तो कुछ माइक्रोवायरस क्या करते हैं, जो होस्ट फंगस है उसकी पैथोजेनिसिटी को डिक्रीज कर लेते हैं, यानी कि उसकी विरुलेंस को डिक्रीज कर लेते हैं। किस किस फंगस में ये देखने को मिलता है, ऑल्टरनेरिया ऑल्टरनाटा, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस एंड पेस्टालियोटियोप्सिस थी। इनके अंदर जो है विरुलेंस फैक्टर देखने को मिलता है। हाइपोविरुलेंस की जब हम बात करते हैं तो कुछ माइक्रोवायरस जो है वो क्या करते हैं, फंगल पैथोजन के हार्मफुल इफेक्ट को घटा देते हैं। ये जो है क्राइफोनेक्ट्रिया पैरासिटिका के अंदर देखने को मिलता है। ये तो हम नेगेटिव रोल्स की बात कर रहे हैं कि भाई उसको वो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम बेनिफिशियल रोल्स की भी बात करें तो कुछ फंजाई क्या करती है, फंगल सर्वाइवल को प्रमोट करती है स्ट्रेस की कंडीशन में। साथ ही साथ ये जो फंगल प्रोडक्शन होता है किसी पर्टिकुलर सेकेंडरी मेटाबोलाइट का, उसके प्रोडक्शन को एनहांस करती है। जैसा कि मैग्ना पोर्थी ओराइजी में देखा गया है, इसके अंदर टेनिजोनिक एसिड जो है एक टाइप का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, उसकी यहाँ पर एनहांस हो जाती है, उसका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है। ये एक इमेज है जो बता रही है कि जब माइक्रोवायरस एंटर हो जाता है किसी फंगस में तो किस टाइप के फिनोटाइप्स शो होते हैं। देखिए जो माइकोटॉक्सिन है उसका प्रोडक्शन चेंज हो जाता है,
साथ ही साथ जो इंटर माइक्रोबियल कंपटीशन है वो इंटरफेयर उसमें होने लगता है। एंटी फंगल्स के लिए जो सेंसिटिविटी है वो ऑल्टर हो जाती है। ट्रांसक्रिप्टोम मॉड्यूलेट हो जाते हैं। हाइपर विरुलेंस देखने को मिलता है, हाइपो विरुलेंस देखने को मिलता है। अबायोटिक स्ट्रेस के प्रति जो है रिस्पॉन्स चेंज हो जाता है। साथ ही साथ जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है उनका प्रोडक्शन भी बदल जाता है। तो इस टाइप की फिनोटाइप जो है हमें देखने को मिलते हैं ऐसी फंजाई में जिसको माइकोवायरस ने इन्फेक्ट किया है। ये कुछ माइक्रोवायरस की लिस्ट है, बहुत ज़्यादा मैं नहीं लेके आई हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट 7 माइक्रोवायरसेस हैं जिनके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने फंगस का नाम दिया है, उसमें कौन सी डिजीज होती है, उस फंगस से कौन सी डिजीज होती है और कौन सा माइक्रोवायरस इनको इन्फेक्ट करता है और किसने इसको रेफर किया है, ये यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट वन इज, जो मैं अभी पहले भी नाम ले चुकी हूँ, मैग्नापोर्थे ओराइजी। राइस ब्लास्ट डिजीज कॉज करता है। इसको इन्फेक्ट करने वाले माइक्रोवायरस है M0V1 एंड M0V2 एंड यामाशिता एंड इनके कलीग्स ने 1971 में इसको रिपोर्ट किया था। नेक्स्ट जो है वो है राइजोक्टोनिया सोलेनी। शीथ ब्लास्ट डिजीज कॉज करती है ये फंगस। RVM2 इनको इन्फेक्ट करने वाले माइक्रोवायरस हैं एंड कैस्टानो एट al ने 1978 में इसको रिपोर्ट किया था। नेक्स्ट वन इज स्क्लेरोटीनिया स्क्लेरोशियम। ये जो है व्हाइट मोल्ड या स्टेम रोड डिजीज को कॉज करती हैं। इनको इन्फेक्ट करने वाले माइक्रोवायरसेस हैं SSDRV। बोलार्ड ने 1992 में इसे रिपोर्ट किया था। नेक्स्ट इज क्राइफोनिक्ट्रिया पैरासिटिका, चेस्टनट ब्लाइट को कॉज करता है। CHV1 इसके माइक्रोवायरस हैं और चॉय एंड नस ने 1992 में इसको डिस्कवर किया था या इसको रिपोर्ट किया था। नेक्स्ट इज डायपोर्थी एम्बिगुआ। ये रोजेसी में कैंकर को कोज करता है। इसको इन्फेक्ट करने वाले माइक्रोवायरस हैं DARV एंड पिसिक एट al ने 2000 में इसको रिपोर्ट किया था। नेक्स्ट वन इज फ्यूजेरियम ग्रेमिनियरम। हेड ब्लाइट डिजीज कॉज करती है। FPV इनको इन्फेक्ट करने वाले माइक्रोवायरस हैं एंड योन एंड उनके सहयोगी ने इनको 2002 में रिपोर्ट किया था। एंड लास्ट वन इज बोट्राइटिस सिनेरेरिया, ग्रे मॉल्ड डिजीज को कॉज करता है। इसको इन्फेक्ट करने वाले माइक्रोवायरस हैं BV8 एंड BVX। कैस्ट्रो एट al ने इनको 2003 में रिपोर्ट किया था। तो ये सिर्फ 7 माइक्रोवायरसेस की मैं लिस्ट लेके आई हूँ। ऐसे बहुत सारे माइक्रोवायरस हैं जो कि फंगस को इन्फेक्ट करते हैं। अब जो है हम इनके बेनिफिशियरी रोल की बात कर रहे हैं कि माइक्रोवायरस जो है एग्रीकल्चर में किस तरीके से हेल्पफुल है या किसी अदर फील्ड में किस तरीके से हेल्पफुल है। तो क्योंकि ये फंगस को इन्फेक्ट कर रहे हैं और फंगस क्या होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, तो फंगस कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिजीज को कॉज करेंगे। तो उस डिजीज को रोकने के लिए अगर हम उस फंगस को इन्फेक्ट करा दें माइक्रोवायरस से, तो उसकी जो विरुलेंस कैटेगरी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी और वो डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए माइक्रोवायरस जो है उन्हें हम बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स के रूप में या बायो कंट्रोल एजेंट्स के रूप में यूज कर सकते हैं, जिससे कि प्लांट पैथोजेंस को मैनेज किया जा सकता है। ऐसी फंजाई जो कि किसी क्रॉप को इन्फेक्ट कर रही है उसे हम इजीली इनके थ्रू रोक सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ देख रहे हैं, जैसे कि क्राइफोनेक्ट्रिया पैरासिटिका जो फंगस है वो चेस्टनट ब्लाइट को कॉज करती है। अगर माइक्रोवायरस का हम ये यहाँ पर यूज करें तो इसकी विरुलेंस कैटेगरी जो है डिक्रीज हो जाती है, कैपेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है और ये जो है इस डिजीज को कॉज नहीं कर पाता। ठीक इसी तरीके से एक और फंगस है वेटिसिलम डहेली, जो डहेलिया के अंदर इन्फेक्शन कॉज करती है। इसे भी हम माइक्रोवायरस इन्फेक्शन के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में भी माइक्रोवायरस को बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, क्योंकि फंगल से कनेक्टेड हैं तो इसलिए से हम फंगल बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि इनके बेनिफिशियरी रोल के अंदर ये भी होता है कि ये फंगस का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा देते हैं। तो बहुत सारी फंगस जो हैं वो इंडस्ट्रियल एंजाइम, बायोफ्यूल, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती है और अगर उसे माइक्रोवायरस से इन्फेक्ट करा दिया जाए तो उसका फंगल प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर यील्ड बढ़ाने के लिए भी हम माइक्रोवायरस को यूज कर सकते हैं। और रिसर्च यूज की अगर हम बात करते हैं तो जो माइक्रोवायरस हैं वो फंगल जेनेटिक्स, बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन में एज अ रिसर्च टूल इनका यूज किया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन रिसर्च चैलेंजेस भी कुछ हैं, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज्यादा स्टडी तो हमने की नहीं है, तो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, इसकी पूरी डाइवर्सिटी के बारे में हमें नहीं पता है, इन्हें हम आइसोलेट नहीं कर सकते, तो हम इनकी स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जिन फंगल होस्ट के अंदर होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं।
तो इसलिए ये रिसर्च चैलेंज है इनके अंदर, इसीलिए ज़्यादा रिसर्च नहीं हो पा रही। अपॉर्चुनिटी तो हमें पता ही है, बहुत सारी पोटेंशियल एप्लीकेशंस हैं इनकी एग्रीकल्चर में, बायो इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में, बायोटेक्नोलॉजी में। तो वहाँ जब इनकी इतने सारे यूजेस हैं तो ये रिसर्च अपॉर्चुनिटी का एक पार्ट हो गया। और साथ ही साथ हम बहुत सारी वायरस बेस्ड थेरेपी अप्रोचेस जो हैं वो इनके थ्रू यूज कर सकते हैं, उनकी डिस्कवरी कर सकते हैं। तो आई होप माइक्रोवायरस का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और माइक्रोवायरस क्या होते हैं ये टर्म जो है आप बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं करने वाली। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग लेक्चर्स हम अपने चैनल पर लाते रहेंगे। आपके सपोर्ट की मुझे हमेशा नीड होती है। अगर आपको लगता है कि कोई सजेशन मुझे देना है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे सजेस्ट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इंटरेस्टिंग बॉटनी वीडियोज़। थैंक यू।